Hello everyone, this is Prem Kumar Patle, PGT History from Kendriya Vidyalaya number 1 Chhindwara. Dear children, I am going to start third chapter of the first book, which is Kinship, Caste and Class. In this chapter, we will learn about the early society. Dear children, I hope you have learned about the political and economic changes which occurred between 600 BCE to 600 CE in your previous chapter. Such type of changes influence in our Indian societies. Okay? And in this chapter, we will learn about the social history. In social history, we will talk here about the class, caste, kinship and gender. And we will know how the historians use the textual tradition to reconstruct social history. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इतिहासकार एक साहित्यिक परंपरा का उपयोग सामाजिक इतिहास को लिखने में करते थे. Dear children, through this video you will learn about the textual traditions. You will get the information about the central story of Mahabharata. You will know about the Sukathankar, who was the great Sanskrit scholar, and his critical edition of Mahabharata. You will know about the structure of family, norms of family. You will know about the ideal of patrilineal, idea of kinship and succession, as well as we will know here about the rules of marriage. We will know about the types of marriages and Dharma Sutras and Dharma Shastras. Dear children, you may see on your screen, here is a terracotta sculpture depicting a scene from the Mahabharata, which was collected from the West Bengal. इतिहासकार इस तरह के स्कल्पचर्स का उपयोग सामाजिक इतिहास को लिखने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते थे. समाज में व्याप्त रीति रिवाजों को वो बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहते थे. तो स्वाभाविक तौर पर वे इस तरह के हिस्टोरियल एविडेंसेस को कलेक्ट करते थे और उसके आधार पर एक सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते थे. अब हम चलते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशन की ओर, साहित्यिक परंपरा की ओर. हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी. ओके, जो इतिहासकार थे वे आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को समझने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशन का यूज़ करते थे. एज वेल एज दे वांट टू नो अबाउट द सोशल नॉर्म्स. वो सोशल नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर को जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में सोशल बिहेवियर किस तरह का होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है और उसके थ्रू वो उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते थे. Other describe the occasionally comment on the wide range of social situation practices. किस तरह की situations है सोसाइटी में, किस तरह की practices को परफॉर्म किया जा रहा है, उस सभी चीज़ों को हिस्टोरियंस एक सोशल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन एविडेंसेस का इस्तेमाल भी करते थे. हम इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार इसका और किस तरह से उपयोग करते थे. तो अभिलेख से जो हमारे समाज में जो अभिनायक होते थे, एक्टर्स होते थे, जिनके बारे में लिखा जाता था, उनकी झलक हमको देखने को मिलती थी. ठीक है, प्रत्येक ग्रंथ किसी न किसी समुदाय विशेष से दृष्टिकोण से लिखा जाता था. यह हमें समझना चाहिए. हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो किसी न किसी एक दृष्टिकोण, विशेष दृष्टिकोण और एक विशेष समुदाय से संबंधित होता था, जिसका प्रभाव होता था. अच्छा, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये किसने लिखा,
किसके लिए लिखा और कब लिखा। यह क्योंकि इतिहास की महत्वपूर्ण विधा होती है। इस विधा को जान पाएं और इसका भरपूर उपयोग हिस्टोरियंस एक समाज को दृष्टिगत करने के लिए, उसको दिखाने के लिए किस तरह से करता है, वो जानने के लिए भी इन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया जाने लगा था। We also need to consider the language of historical text and ways in which it circulated. हमें इस बात को बड़ी सावधानी से समझना होगा कि उसमें जिस ग्रंथ की रचना की गई, उस ग्रंथ की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, उसका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। यदि हम इन सभी ग्रंथों का बड़ी ही सावधानी से अध्ययन करें तो समाज में जितने भी प्रचलित आचार व्यवहार थे, रीति रिवाज थे, उनको ध्यान में रख कर के इतिहास लिखा जा सकता है। इस तरह से जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें इतिहासकार इन टेक्सचुअल ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया करते थे। डियर चिल्ड्रन, वी विल नो हियर अबाउट द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। नो डाउट द महाभारत वाज अ कोलोसल एपिक। एक बहुत ही समृद्धशाली महाभारत था, ग्रंथ था, और इसमें सोशल कैटेगरीज और सिचुएशन को बहुत ही विस्तृत और बृहद तौर पर हमें बतलाया गया। द कोलोसल एपिक महाभारत डिपिक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। ओके, in focusing on the Mahabharata, a colossal epic running in its present form into over 1 lakh verses with depictions of a wide range of social categories and situations. It is one of the richest texts of the subcontinent, no doubt. It was composed over the period of about 1000 years. इसको तैयार करने में लगभग 1000 साल, इस ग्रंथ की जो रचना है 1000 वर्ष तक होती रही थी। ठीक है, इसमें निहित कुछ कथाएं भी थी जो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत आप सभी ने टेलीविज़न में देखा ही होगा या सुना होगा। महाभारत की जो मुख्य कथा है बेटा, वो 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। ओके, आपने कौरव और पांडवों के बारे में सुना होगा। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वारिंग कजिन्स, कौरव एंड पांडव, हु बिलोंग टू सेम एंड सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ कुरुज। ये कुरु जनपद में एक ही परिवार से संबंधित थे, कजिन ब्रदर हुआ करते थे कौरव और पांडव। फाइनली इनके बीच में जो था वो लैंड और पावर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इनके बीच में बैटल हुआ, एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल इन विच द पांडवास इमर्ज विक्टोरियस। और इसमें युद्ध में ये लोग पांडव विजेता के तौर पर उभर करके सामने आए, और जो पैट्रिलिनियल सक्सेशन था उसकी ये उद्घोषक थे। इसके बारे में हम आगे और इस तरह से पढ़ेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सुकथांकर और उनके क्रिटिकल एडिशन के बारे में जानेंगे। ये जो क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ था उसका एक इमेज है। V.S. Sukathankar was a Sanskrit scholar. One of the most ambitious project of scholarship began in 1919 under the leadership of Sanskritist V.S. Sukathankar. Dear students, he formed a team. उन्होंने एक टीम को फॉर्म किया, and he undertook a project work of preparing a critical edition of Mahabharata and appointed a team of various Sanskrit scholars. उसने कुछ संस्कृत स्कॉलर्स के को इस टीम में अपॉइंट किया। अब उनका काम क्या था? द टीम कलेक्टेड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी टीम थी वो देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की जो संस्कृत पांडुलिपियां थी उनको एकत्रित कर रही थी। ठीक है, आफ्टर द कलेक्शन द टीम वर्क आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट्स।
अब इसके बाद में उन श्लोकों की तुलना की जाने लगी, ठीक, और अंततः उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे. फाइनली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन इन मोस्ट वर्जन. जब उन्होंने ये काम कर लिया, इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि they published these in several volumes running into over 13,000 pages. बेटा उन्होंने लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक जो ग्रंथ थे खंडों में, उनका प्रकाशन किया. एंड दिस प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट. ओके, इसमें करीब 47 years लग गए. टू थिंग्स बिकेम अपरेंट. इसमें दो चीज़ें निकल करके उभर करके सामने आती है. एक तो थी देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी. इसमें बहुत सारे जो संस्कृत वर्जन थे, जो उनमें अंश, उनके जो अनेक अंश थे, उनमें समानताएं देखने को मिली. और ये समानता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि समूचे उत्तर उपमहाद्वीप में, जो नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर के साउथ में केरल और तमिलनाडु तक जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली, उनमें लगभग समानता भी देखने को मिली, ठीक. और जो सेकंड पार्ट है इसी कलेक्शन का, वो ये उभर करके सामने आता है कि महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर करके सामने आए, ठीक है. एनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस वर आल्सो फाउंड. यहाँ पर ये कुछ वेरिएशंस भी निकल करके सामने आए. These variations were documented in footnotes and appendix to the main text. ओके, ये मुख्य जो बातें हैं, मुख्य पाठ की जो टिप्पणियाँ थी और परिशिष्ट थी, उनमें ये बात उभर करके सामने आती है. डियर स्टूडेंट, अब हम फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किनशिप. ओके, फैमिली और ये किनशिप जो है, इसको आप सभी लोगों ने अपने फैमिली से जोड़ करके आप देख सकते हैं. क्या है कि इसमें सभी परिवार जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है. ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल. वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. हम सभी जो अपने जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं. आप लोग अपने फैमिली के अनुभवों के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपके परिवार में जिस तरह की परंपराएं हैं, जिस तरह के रीति रिवाज होते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है. नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल. दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स, देयर रिलेशनशिप्स विद अनदर, एज वेल एज द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे शेयर. ये बात ये कही जा रही कि जो परिवार के जो लोग होते हैं, वो उनके नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके एक दूसरे से उनका रिश्ता अलग हो सकता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है. ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. कई बार एक ही परिवार के जो लोग होते हैं वो शेयर करते हैं किन चीज़ों को. दे शेयर्स देयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज. जो भोजन है वो मिलजुल करके आपस में बांट करके खाते हैं. जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसको आपस में शेयर करते हैं. एंड लाइव टुगेदर, वर्क टुगेदर, परफॉर्म टुगेदर. परफॉर्म विच थिंग परफॉर्म राइचुअल प्रैक्टिसेस टुगेदर. एक ही परिवार के लोग भोजन को, संसाधनों को एक साथ शेयर करते हैं, एक साथ जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हैं. फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स. आपके परिवार हैं, परिवार का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क होता है वो आपका समाज होता है. और समाज में जो नेटवर्क आपका फैमिली का जहाँ है, उसको आप अपने रिलेटिव के तौर पर देखते हैं. और अगर मैं कहूँ कि इसका टेक्निकल टर्म है, तो टेक्निकल टर्म कहलाता है किन फोक, मतलब जाति समूह. ओके, finally families are generally a larger part of the network of people known as relatives or kinfolk. Familial ties are based on blood and regarded as natural. जैसे आपकी फैमिली में आपके चाचा के चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ममेरे भाई,
इस तरह के होते हैं ना, मामा के बेटा बेटी, बुआ के बेटा बेटी, वो हम उनको किस तौर पर देखते हैं? उन्हें हम ब्लड रिलेशन के तौर पर देखते हैं, बेस्ड ऑन ब्लड एंड रिगार्डेड एज अ नेचुरल। उसको रक्त संबद्ध माने जाते हैं, खून का रिश्ता माना जाता है और ये नेचुरल रिलेशन में काउंट होता है। जबकि कुछ अन्य सोसाइटीज़ होती बेटा, वो उसको कंसिडर नहीं करती। दे आर डिफाइंड इन मैनी वेज, such as in some societies cousins are regarded as relatives and in other societies they are not। कुछ सोसाइटीज़ में इनको अपने जाति, अपने सगे संबंधी के तौर पर देखा जाता है, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ में इसको नहीं माना जाता है। अन्य समाज इसको अपना ऐसा नहीं मानते हैं। In the case of early societies, it is easy for the historians to retrieve information about the families of elite class। बेटा जो हिस्टोरियंस होते थे उन्हें एलिट फैमिली, जो बड़े घराने होते थे, उनकी हिस्ट्री को, उनकी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना, पता लगाना इजी होता था। जबकि इसके साथ ही साथ ऑर्डिनरी पीपल के जो फैमिलियल रिलेशनशिप्स होती थी, पारिवारिक संबंध होते थे, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना एक हिस्टोरियन के लिए काफ़ी टफ होता था। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हायर क्लास सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोगों के लिए कुछ हिस्टोरियंस हुआ करते थे जो उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ लेख लिख दिया करते थे। जबकि ऑर्डिनरी पीपल के लिए वो अपनी लाइफ को ही सर्वाइव कर जाते थे, यही काफ़ी होता था। उनकी जीवन को लिखने के लिए किसी प्रकार के टेक्स्ट अवेलेबल नहीं हो पाते थे, इसलिए अभी के हिस्टोरियंस उनकी लाइफ के बारे में हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना, सोशल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में असमर्थ होते हैं। हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालिसिस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। जो इतिहासकार होते हैं वो परिवार और जो बंधुता है उनके संबंधित विचारों का भी विश्लेषण करते हैं, ठीक। और इनका अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है, इससे उनकी सोच का पता चलता है। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। इतिहासकारों ने हमारे लिए पहले के समय की समाज की व्यवस्था को समझने के लिए बड़ी मदद की। उन्होंने समझाने की कोशिश की जो अवेलेबल टेक्स्ट के इसके हिसाब से कि पहले के समाज में क्या व्यवस्थाएं थी, उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता था। उनकी सोच, उनके एटीट्यूड, इसको समझाने में हिस्टोरियंस ने हमारी काफ़ी मदद की है। नाउ वी विल लर्न हियर अबाउट द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी आइडिया ऑफ किनशिप एंड सक्सेशन। ओके, इन अर्लियर स्लाइड I have discussed about the Mahabharata. Okay, again I am going to tell about the Mahabharata. The Mahabharata, why I am taking this example of Mahabharata? We want to understand the ideal of patrilineal, जो पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श थे ना, उसको समझना है हमें इस महाभारत के माध्यम से। The Mahabharata is a story about the ideal of patrilineal. Okay. It describes a feud over land and power between two groups of cousins. You know very well the name of that groups of cousins are the Kauravas and the Pandavas, who belong to the single ruling family, that of the Kurus, a lineage dominating one of the Janpadas. Already you have read in chapter number 2. Okay. Ultimately and finally the conflict ended in a battle in which the Pandavas emerged victorious. Okay, after that patrilineal succession was proclaimed। ये पांडव और कौरव में जो युद्ध होता है उसमें पांडव विजेता के तौर पर उभर करके सामने आते हैं, और ये जो जीत थी वो एक पैट्रिलिनियल सक्सेशन की उद्घोषित करता है। ऐसा नहीं है कि इस महाभारत के पहले द कंपोजिशन ऑफ दिस एपिक देयर वाज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ पैट्रिलिनी। बेटा इसके पहले भी पैट्रिलिनी जो ट्रेडिशन था वो एग्जिस्ट करता था। सो द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत reinforced the idea
दैट इट वाज वैल्यूएबल अंडर पैट्रिलिनी. ओके, अब पैट्रिलिनी सिस्टम क्या था? पैट्रिलिनी सिस्टम उसको कहा जाता है कि जिसमें पिता के बाद उसका बेटा उसकी सभी संसाधनों का, उसके सारे रिसोर्सेस का अधिकारी होगा. फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका नेक्स्ट, मतलब इस तरह का जो सक्सेशन था वो चलता चला जा रहा था. इट्स कॉल्ड अ पैट्रिलिनी सिस्टम. ओके, अब इसमें मोस्ट रूलिंग जो डायनेस्टीज हुआ करती थी पहले, दे आल्सो क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम. पैट्रिलिनी सिस्टम को पहले की डायनेस्टीज भी फॉलो करती चली आ रही थी. Although there were variation in practice, some there were no sons. Okay, in some situation brothers succeeded one another, and sometimes kinsman claimed the throne, and in very exceptional circumstances women were such as Prabhavati Gupta exercised power. बेटा, पैट्रिलिनियल जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उसमें पिता का उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता था. इन केस कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो फिर उसका भाई उसका उत्तराधिकारी होता था. अब मान लीजिए कि उस राजा का भी भाई भी ना हो और बेटा भी ना हो, तब जो उसके रिलेटिव्स हुआ करते थे वो उस थ्रोन पर अपना अधिकार जमाते थे. और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हमको देखने को मिलते हैं जिसमें एक महिला प्रभावती गुप्त वो अपने इस पावर को गेन करती है. डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न हियर अबाउट द रूल्स ऑफ मैरिज. ओके, ये जो विवाह के नियम थे वो क्या थे उसको हम समझेंगे. इन धर्मसूत्र रिकॉग्नाइज्ड 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज. धर्मसूत्र 8 प्रकार के विवाह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. बट आउट ऑफ दिस only 4 forms of marriage were considered as good, and the remaining marriages were condemned because they do not follow Brahmanic norms. ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं करने की वजह से 4 जो फॉर्म ऑफ मैरिज थे उसको कंडेम किया जाता था, और जो 4 यानी 4 फॉर्म्स हुआ करते थे उसको एज अ गुड उसको कंसिडर किया जाता था. In previous slide I have explained about the patrilineal practices. While sons were important for the continuity of the patronage, daughters were viewed rather differently within this framework. They had no claims to the resource of the household. जो लड़कियां होती थी उन्हें अपने परिवार की संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति या संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं मिल पाता था. साथ ही साथ एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल. अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति भी कहते हैं. ओके, दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी. और इसका तात्पर्य यह था कि उस समय जो फैमिली हुआ करती थी वो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की जो बेटियां हुआ करती थी उनका उचित समय पर, सही समय पर और उचित व्यक्ति के साथ उनका विवाह किया जाना, ये उनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी. ओके, इसके बाद आप ये जानेंगे कन्यादान. कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज was an important religious duty of father. Dear children, होता यूँ था कि जब बहिर्विवाह पद्धति को प्रैक्टिस में लाया जाता था तो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की जो कन्याएं हुआ करती थी और स्त्रियां, उनका जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था. उचित समय पर उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जाता था, और इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह के में कन्या की जो भेंट उसके पिता के द्वारा की जाती थी वो एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य बन गया. ओके, This gave rise to belief the Kanyadan or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of father. यहाँ आपने कन्यादान को समझा, आपने एक्सोगैमी ट्रेडिशन को समझा जो मैरिज का था.
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जो विवाह के 8 प्रकार की बातें बतलाई गई है। हियर आर द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फॉर्म ऑफ मैरिज फ्रॉम द मनुस्मृति। इसमें विवाह के जो 8 प्रकार दिए गए हैं, यहाँ मनुस्मृति से फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और जो सिक्स है फॉर्म ऑफ मैरिज, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम समझते हैं कि फर्स्ट फॉर्म क्या था। द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लॉथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्न इन द वेदा whom the father himself invites। इसमें जो कन्या का दान होता है, बहुमूल्य वस्त्र और जो अलंकार से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान कर दिया जाता था, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। ऐसे व्यक्ति को जिस पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो, वो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता था और साथ ही बहुत सारा गिफ्ट उनको देता था। ये फर्स्ट फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म में क्या होता था कि जो पिता होता था, पिता वर वधू को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। ओके। द गिफ्ट ऑफ द डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज़ एड्रेस द कपल विद द टेक्स्ट में बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर। और इसके बाद वर का सम्मान करते हुए कन्या का दान कर देता था। फिफ्थ ऐसा था कि वर को वधू की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता था। जब ये वर वधू के रिश्तेदारों को एक उचित धन प्रदान करता था, उसके पश्चात वो वर वधू को प्राप्त कर सकता था। और सिक्स फॉर्म ये कहता है कि द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मैडन एंड हर लवर, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग होने पर। इस तरह की ये 8 में से 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हमको यहाँ पर बतलाए गए हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। बेटा, दिस इज इन द पेज नंबर 57 of your textbook. Types of marriage. There are 4 types of marriages: endogamy, exogamy, polygamy and polyandry. अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। Endogamy refers to marriage within a unit. This could be a kinship, caste or a group living in the same locality. ये जो अंतर्विवाह था, वे वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। इसमें एक ही गोत्र, कुल या जाति या एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के साथ ही विवाह होता था। इसे हम एंडोगैमी के नाम से जानते हैं। एक्सोगैमी जो बहिर्विवाह। एक्सोगैमी रिफर्स टू द मैरिज आउटसाइड ऑफ वंस ऑन ग्रुप और कीन, अपने गोत्र के बाहर विवाह करना, एक्सोगैमी। पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की जो सामाजिक परिपाटी थी, उसको पॉलीगैमी मैरिज के नाम से जाना गया। पोलैंड्री, बहुपति यानी एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति, ये पोलैंड्री मैरिज को इंडिकेट करता है। जो अब हम धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के बारे में भी जान लें। दीज आर द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर मीन टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था और किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। दे वर रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखी गई थी। विद द इमरजेंस ऑफ टाउन पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मीट टू बाय एंड सेल देयर प्रोड्यूस एंड शेयर देयर आइडियाज इन द अर्बन सोशल एनवायरनमेंट। ये सामाजिक जीवन जब बहुत जटिल हुआ करता था, दूर और पास के लोग आकर के मिलते थे, चीज़ों की खरीद फरोख्त करते थे, फिर नगरीय परिवेश में इनके विचारों का आदान प्रदान होने लगा। उनके आरंभिक विश्वास और व्यवहार में प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की थी। ठीक है, इन ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था और बाकी लोगों से अनुसरण करवाना पड़ता था।
लगभग 500 सी से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र के नाम से संस्कृत में किया जाने लगा, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन जो है वो 200 BC से 200 CE के बीच में हुआ। ठीक, These might have led to the questioning of earlier beliefs and practices. It was to meet this challenge that Dharmasutra and Dharmashastras were compiled. तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हमें सामाजिक संबंध कैसे हों, उनकी जटिलताओं, उन सभी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उस समय की सोसाइटी में चल रहे थे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बतलाया, और ये 4 जो फॉर्म्स थे उनको एज अ गुड कंसीडर करता है और बाकी को वो कंडेम करता है। मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी अपने टेक्स्ट बुक से भी कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।